दोस्तों आज जो है वो मैं आपको 5 ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ या फ्रेजेस जो है वो आपके सामने रखने वाला हूँ जो कि बिज़नेस अगर आप करते हैं या बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे चल कर के स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, ये केवल बिज़नेस के विषय में जो है वो आपको रुचि है, तो बिज़नेस के मार्केटिंग के सेक्टर में ये 5 जो फ्रेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत बार आपको सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो 5 फ्रेजेस है ये ज़्यादातर तौर पर आपके मार्केटिंग से रिलेटेड है और अगर ये फ्रेजेस और इनका मतलब आपको बिल्कुल सटीक पता हो, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिनमें से पहली टर्म जो है, वो है सॉफ्ट लॉन्च। तो ये टर्म शायद आपने सुनी होगी, शायद नहीं भी सुनी होगी। तो सॉफ्ट लॉन्च ये टर्म इसलिए इस्तेमाल की जाती है जब कोई प्रोडक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों-शोरों से बहुत सारा जो है वो बज़ क्रिएट करके लॉन्च नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ गिने-चुने मार्केट्स के अंदर जो है, वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके देखा जाता है। उसकी बहुत बड़ी ऐड नहीं की जाती है। थोड़ा बहुत इसको जो है वो माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो जनरली इस टाइप का जो सॉफ्ट लॉन्च है, वो इसलिए वहाँ पर किया जाता है ताकि कंपनी ये यहाँ पर मार्क कर सके कि वो कितने पानी में है। यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है, वो कस्टमर्स के साथ जो है वो पॉपुलर होता है, नहीं होता है, कस्टमर्स उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी जो कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके का पैकेजिंग उनके प्रोडक्ट का है, जिस तरीके से वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं, जिस मार्केट में वो प्रमोट करना चाहते हैं, वहाँ पर ये कैसा परफ़ॉर्म करेगा, ये जानने के लिए जो है वो इस तरीके की सॉफ्ट लॉन्चिंग की जाती है ताकि जब मेन ग्रैंड लॉन्च हो, तब उनकी स्ट्रैटेजीज़ और उनका प्रोडक्ट फ़ेल ना करे। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत बड़ी ग्रैंड लॉन्च के बाद अगर आप और वो प्रोडक्ट अगर फ़ेल करता है, तो वो कंपनी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, उसकी इमेज को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, उस कंपनी के आने वाले प्रोडक्ट जो है वो बहुत बेहतरीन भी होंगे तो भी कोई नहीं खरीदेगा। तो कंपनी की एक इमेज बचाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करने के लिए सॉफ्ट लॉन्च टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है चर्न रेट। तो चर्न रेट का मतलब ये होता है कि आपकी सर्विसेज ओवर द पीरियड जो है वो कौन से कस्टमर्स ने जो है वो यूज़ करना रोक दिया है। जब आपकी सर्विसेज़ को जो है वो आगे यूज़ नहीं किया जा रहा है, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं वो रिटेन नहीं हो पा रहे हैं, उसको कहा जाता है चर्न रेट। जनरली ये परसेंटेज में देखा जाता है और जनरली जो सर्विसेज़ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती हैं, यानी कि जिनके लिए पैसे दिए जाते हैं पहले और फिर सर्विस मिलती है, ऐसे टाइप के सर्विसेज़ के लिए जो है वो चर्न रेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चर्न रेट हर जगह पर है। जैसे कि यहाँ पर आप कोई बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के जो एनालाइज़र्स होते हैं, वो हमेशा ये एनालाइज़ करते रहते हैं कि नए कस्टमर्स हमारे पास कितने आए हैं। उन्होंने कौन से कस्टमर्स ने यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, फिर कौन से कस्टमर का सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद उसको फिर से रिन्यू किया गया है, कौन से कस्टमर ने रिन्यू नहीं किया गया है। तो कौन से कस्टमर ने रिन्यू नहीं किया, इसकी पूरी एक लिस्ट बनती है, उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है और वो कहलाता है चर्न रेट। यानी कि कुछ ना कुछ कस्टमर्स आप लूज़ कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज क्या है? तो ऑब्वियसली किसी भी बिज़नेस का यहाँ पर जो है वो एक कोशिश या एक ट्राई यही रहता है कि उनका चर्न रेट जो है वो कम से कम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो कस्टमर्स हैं वो उनके साथ जुड़े रहें। बाकी अगर हम कोई ऐसे गुड्स की बात करें जो कि ऐसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं है, तो फिर उनका चर्न रेट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्पेशली अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जो कि सीज़नल बहुत ज़्यादा बिकते हैं, कि किसी स्पेसिफिक सीज़न में ही उनका जो है वो बिक्री ज़्यादा होता है। तो ऐसे में उनका चर्न रेट निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है क्योंकि कौन से सीज़न में फिर मार्केट में जो है वो कितना डिमांड है, सप्लाई कितना है, ये इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफ़र करती हैं। तो इसकी वजह से ऐसे गुड्स का चर्न रेट निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जो सर्विसेज़ सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती हैं, उनका चर्न रेट बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। अगली जो कॉन्सेप्ट है या जो फ्रेज़ इस्तेमाल की जाती है, वो है एसईओ। तो एसईओ जो है वो आपने बहुत बार सुना होगा कि भई मेरा बिज़नेस ना ऊपर लेके जाना है, एसईओ पे ज़्यादा ज़ोर दो, एसईओ को बेहतर बनाने की कोशिश करो। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन मतलब क्या है कि आप किसी भी बिज़नेस में हो,
लेकिन आज की तारीख में जो है वो इंटरनेट के ऊपर उस कंपनी का फुटप्रिंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर से बहुत सारे आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो जो भी बंदे आप एसईओ के लिए हायर करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हायर करते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके कंपनी का कंटेंट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, प्रोडक्ट के बारे में ऑफर्स लिखनी होती है, वो कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन और स्ट्रक्चर करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स जो कि इंटरनेट के ऊपर सर्च किए जाते हैं वो उनके कंटेंट में रहे, जिसकी वजह से उससे रिलेटेड जब भी कोई कीवर्ड सर्च किया जाए तो उनके कंपनी का पेज, उनके कंपनी की वेबसाइट, ये जो है वो सबसे ऊपर दिखे। सर्च करने के बाद जनरली क्या होता है कि जो सर्च रिजल्ट्स पहले 5 में आते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा बार क्लिक किया जाता है। जाहिर सी बात है, जो सर्च रिजल्ट सबसे पहले आता है, सबसे अव्वल पर आता है, उसको सबसे ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं, यानी कि उसका रीच सबसे ज्यादा लोगों तक होता है और उनकी सर्विसेज बिकने का सबसे ज्यादा चांस भी होता है। तो इसकी वजह से एसईओ जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगली जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है कस्टमर एक्विजिशन। तो कस्टमर एक्विजिशन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टर्म है। हम ऐसा कह सकते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन जो है वो अपने पंखों तले इन सारी ही चीजों को समेट सकता है, जैसे कि आपका जो है वो चर्न रेट क्या है, आपका एसईओ किस तरीके से चल रहा है, वगैरह वगैरह सारी ही चीजें। लेकिन कस्टमर एक्विजिशन का एक और भी काम होता है। काम ये होता है कि नए कस्टमर्स तो लाने ही हैं और इन सारे टूल्स का जो है वो इस्तेमाल करके लाने हैं, लेकिन जो कस्टमर्स आए हैं उनको हमें रिटेन करना है। तो वो जो चर्न रेट को कम करने रखने वाली जो बात है उसको सपोर्ट करता है ये कस्टमर एक्विजिशन या कस्टमर एक्विजिशन डिपार्टमेंट, जो कि कंटिन्यूअसली ये कोशिश करता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को हमारे साथ बांध कर करके जो है वो रख सके और एक लॉयल्टी बेस क्रिएट कर सके अपने ब्रांड के लिए, अपने कंपनी के लिए। और अगली टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत बार इस्तेमाल की जाती है और खैर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और वो है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस अर्थात जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो किनके लिए बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपको कौन से एज ग्रुप के व्यक्तियों को, कौन से जेंडर के व्यक्तियों को, कहां पर रहने वाले व्यक्तियों को ज्यादा बेचना है, तो वो आपका होता है टारगेट ऑडियंस। तो मान लीजिए मैं बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं खिलौने बना रहा हूं, तो वो खिलौने जो है वो कौन से एज ग्रुप के बच्चे खेलने वाले हैं, उस प्रोडक्ट की जो है वो कीमत क्या रहने वाली है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को कौन से एरियाज में, कौन से मार्केट में मुझे लॉन्च करना है। और ज्यादा से ज्यादा अगर मेरा टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं तो उन तक पहुंचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कैसे मैं उन तक पहुंच सकता हूं, टीवी पर मुझे ऐड कैसी देनी पड़ेगी, कौन सी शोज के बीच में मुझे ऐड देनी पड़ेगी, ऐसे कौन से शोज हैं जो कि बच्चे देखते हैं। तो इन सभी का आपको जो है वो एक विचार करना पड़ता है। और जब आप इन सारे ही पर्सपेक्टिव से विचार करके एक तय करते हैं, एक स्ट्रैटेजी तय करते हैं कि हाँ इन तक मुझे पहुंचना है, तब वो आपका टारगेट ऑडियंस बन जाता है। तो दोस्तों ये 5 ऐसी फ्रेजेस हैं जो कि मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में आप बहुत ही ज्यादा बार सुनेंगे, और इनके जो मतलब है और ये क्या करते हैं ये डिपार्टमेंट्स, ये आपने खैर जान ही लिया है, तो आपको अपने बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इससे फायदा मिल सकता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कोई सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।